हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल वंस अगेन। बच्चों, आज हम करने वाले हैं एक आखिरी टॉपिक क्वेश्चन नंबर 4C का, जो कि है हमारा सेक्शन 3 राइटिंग स्किल से रिलेटेड। ये टॉपिक जो है हमारा वो है आपके सामने, दैट इज एक्सपेंशन ऑफ आइडियाज़। एक्सपेंशन ऑफ आइडियाज़ एग्जैक्टली होता क्या है, आज हम इसको डिटेल में पढ़ने वाले हैं। बच्चों, इसके पहले जितने भी हमारे क्वेश्चन हैं वो सारे हमने कंप्लीट कर लिए हैं। लिंक जो है हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, एक बार आप जाकर ज़रूर चेक कर लीजिए। आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है हमारे चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी तरीके से जो रिमेनिंग वीडियोस है हमारे सेक्शन 3 की, आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक एक्सपेंशन ऑफ आइडियाज़, जो कि 4 मार्क के लिए हमको पूछा जाता है। एक्सपेंशन ऑफ आइडियाज़ का मतलब एग्जैक्टली होता क्या है? टू अंडरस्टैंड एंड टू डिस्क्राइब द मीनिंग एंड आइडिया गिवन इन द पर्टिकुलर टेक्स्ट। अब एक आपको टेक्स्ट दिया है या फिर आपको किसी तरीके का प्रोवर्ब दिया गया है, जिसको हम कहावत बोलते हैं। अब आपको इसके पीछे का सेंट्रल आइडिया क्या है उसको डिटेल में एक्सप्लेन करना होता है। तो ये होता है हमारा एक्सपेंशन ऑफ आइडियाज़। कई जगहों पर कोई एक ईडियम आपको पूछ लिया गया होगा, कोई एक प्रोवर्ब पूछ लिया गया होगा, कोई कहावत हो सकती है, कोई मुहावरा हो सकता है, कोई टाइटल लिखा हुआ होगा, कोई पोएटिक लाइन होगी, या फिर कोई एक बहुत ही अच्छा सा थॉट दिया होगा। अब आपको बोला जाएगा कि इसको एक्सपांड करो। एक्सपांड करो मतलब इसको डिटेल में समझाओ कि इसके पीछे का सेंट्रल आइडिया क्या बताना चाहता है। तो बस उसी को हम कहते हैं एक्सपेंशन ऑफ आइडियाज। The words used in this text are rather symbolic. Symbolic यानी कि इनका कुछ एक मतलब होता है, किसी रेफरेंस में यूज किया गया है। ठीक है, तो वो आपको एक्सप्लेन करना है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ फेमस प्रोवर्ब, जिसको हमने कई बार सुना होगा, अ स्टिच इन टाइम्स सेव्स 9। तो ये एक प्रोवर्ब है। ठीक है, तो अब इसका मीनिंग आपको डिटेल में एक्सप्लेन करना होता है कि इसका सेंट्रल आइडिया क्या है। और ऐसे ही कोई रिलेटेड प्रोवर्ब भी आप बता सकते हैं जो इसके जैसे सेम मीनिंग रखता होगा। दैट इज इन सिंपल वर्ड्स वी कैन कॉल इट एज एक्सपेंशन ऑफ आइडियाज। अब यहाँ पर जो वर्ड्स यूज हुए रहते हैं वो सिस्टमैटिकली हमको क्या करना है, डिकोड करना है, जिसकी बहुत ही आर्टिस्टिक वैल्यू होगी, यानी कि बहुत अच्छे तरीके से आपको क्या करना है, उसको एक्सप्लेन करना है। मोस्ट ऑफ द टाइम दिस काइंड ऑफ टेक्स्ट इज यूज्ड टू सम अप द आइडिया। ये टेक्स्ट को इसीलिए भी लिखा जाता है ताकि उसके पीछे जो बात छुपी होती है, जो आपको कहना चाह रहे होते हैं, तो वो आपको सही से समझ में आ जाए। इसीलिए ये जो आइडिया को बताने के लिए लिखा जाता है, प्रोवर्ब, ईडियम या फिर एक गुड थॉट या पोएटिक लाइन, वो इसीलिए लिखी जाती है ताकि उसके पीछे की सेंट्रल स्टोरी जो है वो आपको समझ में आ सके। अब ये जो स्टेटमेंट दिया रहता है, इसको आपको एक्सपांड करना होता है, 2 पैराग्राफ में लिखना होता है। हर एक पैराग्राफ में आपको 40 से 50 वर्ड्स जो है वो कवर करने होते हैं एक्सपेंशन ऑफ आइडियाज, जब भी आप किसी ईडियम या टाइटल को एक्सपांड करते हो। फर्स्ट पैराग्राफ मस्ट कंटेन एक्सप्लेनेटरी मटेरियल। पहले पैराग्राफ में आपको डिटेल में एक्सप्लेन करना होता है, सेंट्रल आइडिया उसका क्या है वो आप बताएंगे। सेकेंड पैराग्राफ में कंटेन फर्दर डिटेल्स ऑफ व्हाट इज स्टेटेड इन द फर्स्ट पैराग्राफ, और में इवन कंटेन एनेक्डोट्स, एग्जाम्पल, इलस्ट्रेशंस, रिलेटेड कोटेशंस। फर्स्ट पैराग्राफ में आपने उस सेंट्रल आइडिया देकर डिटेल में समझा दिया। अब सेकंड पैराग्राफ इस फर्स्ट पैराग्राफ से ही रिलेटेड होता है, जहां पर आपने जो फर्स्ट में समझाया उससे रिलेटेड आप एग्जांपल्स बता रहे हो, इलस्ट्रेशंस दे रहे हो लोगों को, ताकि उस टाइटल के पीछे की जो कहानी है वो लोगों को क्लियर हो सके। तो इसको हम बोलते हैं बच्चों एक्सपेंशन ऑफ आइडियाज। अच्छा, व्हाट इज एक्सपेंशन ऑफ आइडिया? बेसिकली टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ अ टेक्स्ट। एक टेक्स्ट दिया है, उसके पीछे का मतलब समझना है। अंडरस्टैंड द सिंबल इन द टेक्स्ट, क्यों उसने लिखा है ये वर्ड, उसके पीछे का मीनिंग आप जानना चाहते हो। एक्सप्लेन द टेक्स्ट विद सिमिलर आइडियाज। तो ऐसे प्रोवर्ब से सिमिलर अगर कोई प्रोवर्ब आपको मिलता है तो उनके मीनिंग्स जो है कहीं ना कहीं सिमिलर हो जाते हैं, तो वो भी आपको एक्सप्लेन करना है। समराइज द टेक्स्ट, ओवरऑल उसकी आप एक समरी दे रहे हो, किसकी, वो जो टेक्स्ट आपको लिखकर मिला है। अब वो टेक्स्ट आपका इडियम भी हो सकता है, वो आपका प्रोवर्ब भी हो सकता है, टाइटल, पोएटिक लाइन या कोई अच्छा थॉट हो सकता है। अंडरस्टैंड द आइडिया एंड टेक्स्ट एंड टू सब्सटीट्यूट द सिंबल्स इनटू दी सेंटेंसेस, यानी कि जो उसके पीछे बोलना चाह रहा है उसको आपको डिटेल सेंटेंसेस में लिखकर एक्सप्लेन करना होता है। उसी को हम कहते हैं एक्सपेंशन ऑफ आइडिया। नाउ अब टेम्पलेट, यानी कि किस तरीके से एक्सपेंशन ऑफ आइडिया बनता है, तो उसका एक फॉर्मेट है जो हम देखेंगे। सबसे पहले हमने टाइटल लिख दिया, जो भी हमको दिया है क्वेश्चन एग्जाम में आप उसको ऊपर लिख दोगे। फिर सेकेंड आप शुरुआत करोगे इंट्रोडक्शन से, जहां पर आप ब्रीफ एक्सप्लेनेशन देते हो जो टॉपिक लिखा है उसके बारे में। सेकेंड पैराग्राफ में आपने सेंट्रल आइडिया दे दिया, डिटेल में आपने समझा दिया, कोई रेलेवेंट एक्सपीरियंसेस है तो आपने वहां पर शेयर कर दिए। देयर शुड बी क्लैरिटी ऑफ आइडियाज टू मैनेज द फ्लो एंड स्ट्रक्चर ऑफ रिटन कम्युनिकेशन। अच्छा, जो आपको मार्क्स मिलने वाले हैं उसके अंदर
अंदर ये चीज़ हमेशा याद रखना है बच्चों आपको कि जो भी आप लिख रहे हो वहाँ पर सबसे पहली चीज़ क्लैरिटी ऑफ आइडिया होना चाहिए, यानी कि जो भी आपको एक्सपांड करने बोला है आपको खुद उसका मतलब पता होना चाहिए। दूसरा, आपको जो उसका फ्लो है वो मैनेज करना आना चाहिए। फ्लो यानी कि स्टेप बाय स्टेप आप एक एक चीज़ सही से समझा रहे हो। और तीसरा है स्ट्रक्चर ऑफ रिटन कम्युनिकेशन, जिस तरीके से आप लिख रहे हो, जो फॉर्मेट आप तैयार कर रहे हो लिखने का, आपको बहुत अच्छे से आपको इस तरीके से लिखना है जैसे कि आप एक कॉन्वर्जेशन का इस्तेमाल करते हुए लिख रहे हो। अब इसके अंदर दूसरी चीज़ जो है वो है यूज़ ऑफ डिस्कोर्स मार्कर्स, MARKERs, ठीक है, यहाँ पर एक स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, इट इज़ MARKER। मार्कर्स जो है यहाँ पर उसका मतलब सिंपल होता है बच्चों कि हम जब कॉन्वर्जेशन करते हैं तो कुछ वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई मीन टू से, लाइक दिस, तो ये सारे क्या होते हैं, डिस्कोर्स मार्कर्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर दिया है एनीवेज, जैसे हम बोलते हैं ना एनीवेज नो प्रॉब्लम, या फिर हमने बोल दिया नेवरदलेस, देयरफॉर, तो ये हम क्या कर रहे हैं, कॉन्वर्सेशन में ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो सेम उसको हमको हमारे एक्सपेंशन ऑफ आइडियाज़ में भी इस्तेमाल करना है। आपने लिख दिया, आपने ऑलरेडी एक बात समझा दी, ऑन द अदर हैंड आपने बोल दिया यू नो, आई मीन, तो ये सारे क्या होते हैं, इसको डिस्कोर्स मार्कर्स बुलाया जाता है, जो यूजुअली कॉन्वर्सेशन में इस्तेमाल किए जाते हैं, वही आपको यहाँ भी यूज़ करना है। अच्छा, अब मैंने आपको बताया कि एक्सपेंशन ऑफ आइडियाज़ जो है वो 2 पैराग्राफ में होना चाहिए। तो फर्स्ट पैराग्राफ जो है वो आपने लिख दिया। अब ये जो यहाँ पर कंक्लूडिंग पैराग्राफ लिखा है ना, ये कई बार हमारे सेकेंड पैराग्राफ का भी हिस्सा हो सकता है, तो किसी तरीके की प्रॉब्लम नहीं है अगर आपने इसको सेकेंड पैराग्राफ में ऐड कर दिया। यूज अनदर प्रोवर्ब विद द सेम मीनिंग एज द वन यू आर राइटिंग, यानी कि यहाँ पर हमको बोला जा रहा है, जैसे मैंने आपको बताया कि सिमिलर प्रोवर्ब अगर उससे मिलता जुलता कोई प्रोवर्ब है जिसका मीनिंग सेम निकलता है, तो ऐसे प्रोवर्ब को भी आप क्या कर सकते हो, अपने कंक्लूडिंग पैराग्राफ में लिख सकते हो। जैसे कि यहाँ पर दिया है बर्ड्स ऑफ अ फेदर फ्लॉक टुगेदर, अब इससे मिलता जुलता जो है वो ये प्रोवर्ब है, अ मैन इज नोन बाय अ कंपनी ही कीप्स, यानी कि यहाँ पर बात चल रही है आपके संगत की बात चल रही है, आप जैसे लोगों के साथ घूमते फिरते हो आप भी वैसे ही होते हो। तो ये जो बर्ड्स ऑफ अ फेदर फ्लॉक टुगेदर और उसी के साथ साथ अ मैन इज नोन बाय अ कंपनी ही कीप्स, ये बहुत ही सिमिलर मीनिंग वाले प्रोवर्ब्स है। तो इस तरीके से आपको, इसके लिए आपको ज़रूरी है कि आप प्रोवर्ब्स को अच्छे से याद करके रखें, जो इंपॉर्टेंट प्रोवर्ब्स होते हैं, जो कई बार सुने होते हैं, अगर रिलेटेड प्रोवर्ब्स आपको मिल जाए तो आप उसको खाली एक बार उसकी प्रैक्टिस कर लीजिए, ताकि आपको समझ में आए कि हम किस तरीके के प्रोवर्ब्स को क्या कर सकते हैं, सिमिलर मीनिंग्स में ऐड कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको एक्सपेंशन ऑफ आइडियाज़ को लिखना होता है। अब कुछ डूज एंड डोंट्स है जो हम देखेंगे हमारे एक्सपेंशन ऑफ आइडियाज़ में। सबसे पहले आपको स्टार्ट करना है बिगिन इम्प्रेसिवली, जो भी आप लिखने वाले हो बड़े ही इंटरेस्टिंग और इम्प्रेसिंग तरीके से आपको उसको लिखना है। कोई बहुत ही प्रोवर्ब जो दिया है, टाइटल जो दिया है, अगर आपको कोई सिमिलर प्रोवर्ब पहले मिलता है तो आप उससे रिलेटेड कोई कोट जो है वो लिख सकते हैं। हैव यूनिटी एंड क्लैरिटी ऑफ थॉट्स, पहले आपको खुद पता होना चाहिए कि उसका मीनिंग क्या होता है, और फिर आप स्टेप बाय स्टेप उसको लिखोगे। यूज डिस्कोर्स मार्कर्स, जैसे मैंने आपको अभी अभी बताया, डिस्कोर्स मार्कर्स जो कॉन्वर्जेशंस में यूज होते हैं उसका आपको इस्तेमाल करना है। यूज प्रोवर्ब्स विद सिमिलर मीनिंग्स, जैसे हमने अभी अभी देखा है बर्ड विद सिमिलर फेदर फ्लॉक टुगेदर, उसके साथ साथ अ मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स, तो ये सिमिलर मीनिंग्स वाले प्रोवर्ब्स है, तो आपको ऐसे ही कोई प्रोवर्ब को लिखना है। तो ये होते हैं हमारे डू जो हमको करना है। अब हम आएंगे अपने डोंट के ऊपर, जो हमको बिल्कुल नहीं करना है। डू नॉट गो ऑफ द ट्रैक, यानी कि आप यहाँ पर कुछ और मीनिंग निकाल कर या अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस को उसके अंदर जोड़कर ना लिखे। फिर डू नॉट फॉरगेट टू गिव द सिंबॉलिक मीनिंग ऑफ द स्टेटमेंट, जो सिंबॉलिक मीनिंग एक्चुअली उसका है तो आप उस मीनिंग से हटकर कुछ और मत लिखो, जो मीनिंग है उसका वही लिखना है। डू नॉट फॉरगेट टू इंक्लूड द टॉपिक सेंटेंस, यानी कि जो सेंटेंस आपको दिया गया है उस टॉपिक का, उसको इंक्लूड करना मत भूलना, क्योंकि वही तो मेन है जिसके ऊपर आपको सब कुछ लिखना है। लास्ट आता है डू नॉट ओमिट अ प्रॉपर कंक्लूजन, यानी कि कंक्लूजन तो आपको लिखना ही है, आप उसको एलिमिनेट नहीं कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखना है जब आप एक्सपेंशन ऑफ आइडियाज़ के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हो। ओके, अब हम बच्चों देखेंगे इसकी मार्किंग स्कीम जो है वो किस तरीके से होती है। जैसे हम सभी जानते हैं 4 मार्क के लिए क्वेश्चन हमको आता है, तो आपने आइडिया को किस तरीके से एक्सपैंड किया है, जो इंट्रोडक्शन आपने शुरुआत की है, एक्सपैंड जो किया है, उसके लिए आपको मिलता है 2 मार्क्स। ठीक है, प्रॉपर इंट्रोडक्शन के साथ आपने शुरुआत की है, उसके लिए मिलेगा 1 मार्क। कंक्लूड अगर आपने सही तरीके से किया है 1 मार्क्स, तो कुल मिलाकर हमको मिल जाते हैं यहाँ पर कितना, हमको मिल जाता है 4 मार्क्स। एक्सपेंशन, आइडिया को पहले एक्सपांड करो, एक अच्छा सा इंट्रोडक्शन दे दो और फिर उसको सही तरीके से कंक्लूड कर दो, तो आसानी से आप अपने 4 मार्क्स जो है वो यहाँ पर कमा सकते हो।
ओके अब यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल है बच्चों जो मैंने आपके लिए तैयार किए हैं। हम एक दो एग्जाम्पल्स देखेंगे और उसी तरीके से उसके बाद जो है आपको ये PDF आपके टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। ओके अब ये जो प्रोवर्ब है, जैसे आपने इसकी शुरुआत देखो कैसे की है, दिस इज एन एज ओल्ड प्रोवर्ब, यानी कि ये बहुत ही पुरानी कहावत है जो बोलती है एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स विद अ डीप हिडन मीनिंग इनसाइड। अब इसी के साथ आप बता रहे हो कि इसके अंदर एक बात है, एक मीनिंग है, जो उसका मतलब है वो अंदर छुपा हुआ है। टू से समथिंग एंड टू डू समथिंग आर टू डिफरेंट थिंग्स। देखो आपने यहाँ पर क्या कर दिया, आइडिया को एक्सपांड कर दिया। क्या बताया कि आपने उसका एक्चुअल मतलब लिखा कि आप बोल कुछ रहे हो और आप कर कुछ रहे हो, तो ये दोनों ही अलग बात होती है। इट इज़ अ वेल नोन फैक्ट दैट पीपल ऑफन डू नॉट डू व्हाट दे से। और ये बहुत ही जाना माना फैक्ट है कि लोग जो बोलते हैं अक्सर वो चीज़ें करते नहीं हैं। इट इज़ वाई पीपल वैल्यू हार्ड वर्क मोर देन मोर मियर प्रोमिसेस। और इसीलिए लोग जो वादे करते हैं, वादों के ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए, वो एक्चुअल में क्या हार्ड वर्क करते हैं, क्या काम करते हैं, उसके ऊपर भरोसा करना चाहिए। यानी कि सिर्फ बातों पर भरोसा मत करो, आंखों देखा, अगर आपने वाकई में देखा हो ये इंसान मेहनत कर रहा है उस काम के लिए, तो आप उसको अप्रिशिएट करो। नेक्स्ट, एक्शंस कैरी मोर मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस देन व्हाट अ पर्सन से। तो एक्शन जो है उसका बहुत इंपॉर्टेंट मीनिंग होता है। वो मीनिंग क्या होता है कि वाकई में जब इंसान काम कर रहा है, परफॉर्म कर रहा है, तो जाकर उसको सराहो, सिर्फ उसकी बड़ी बड़ी बातों से उसकी कंपनी ज्वाइन मत करो। पीपल आर रिकॉग्नाइज्ड मोर फॉर द थिंग्स दैट दे डू रेदर देन द वर्ड्स दैट दे अटर। लोग इसलिए ज़्यादा जाने जाते हैं क्योंकि जो काम वो करते हैं उसके लिए जाने जाते हैं, जो बातें करते हैं बड़ी बड़ी उसके लिए जाने नहीं जाते हैं। It is therefore better to be a person who backs words with actions as opposed to empty rhetoric। यानी कि यहाँ पर आप बोल रहे हो कि ऐसे इंसान के साथ रहना बहुत ही ज़्यादा बेटर है जो सिर्फ बातें नहीं करता है लेकिन एक्चुअल में कोई एक्शन परफॉर्म करता है। It is the ideal way to realize our aspirations and create a lasting legacy in life। और यही एक सही तरीका है ज़िंदगी को सही से जीने का कि बड़ी बड़ी बातें करने वालों के साथ में मत रहो, जो काम करते हैं उनके साथ में रहो, और इसी से आप आगे एस्पायर होते हो ज़िंदगी में कुछ करने के लिए। इस तरीके से आपको एक्सपांड करना है। इंट्रो आपने स्टार्ट कर दिया, आपने उसको सही तरीके से कंक्लूड कर दिया। नेक्स्ट आता है द फेस इज द इंडेक्स ऑफ द माइंड। चेहरा जो है उसे अपने मन का आईना कहा जाता है। ठीक है, तो अब हम इसको एक्सपांड करेंगे। दिस इज अ फेमस प्रोवर्ब इन इंग्लिश, माइंड इज ऑलवेज एंगेज्ड इन वन और दी अदर थॉट प्रोसेस। अब आपने बोला इंग्लिश का बहुत ही जानी मानी कहावत है ये, द फेस इज द इंडेक्स ऑफ द माइंड, जहाँ पर आपका जो मन है वो हमेशा हर वक्त 24 आवर्स, आप सो भी रहे हो तो आपका माइंड कुछ ना कुछ सोच रहा होता है, एक मिनट के लिए भी उसके अंदर से विचार जो है वो खत्म नहीं होते हैं। दे मे बी ऑफ हैप्पीनेस, सैडनेस, जॉय, सॉरो, एंगर, फियर, डिप्रेशन। अब आपका मन जो है ना आपको किसी भी चीज़ की तरफ ले जाएगा, आपको खुशी की तरफ लेके जाएगा, गम की तरफ लेके जाएगा, डिप्रेशन की तरफ लेकर जाएगा। ये सारी चीज़ें आपके माइंड में, आपके थॉट प्रोसेस में चलती रहती है। और बॉडी इज एन इंडिकेटर ऑफ आवर मूड्स एंड फीलिंग्स। और हमारी बॉडी जो है वो उसी हिसाब से क्या करती है, काम करती है, हमारे मूड्स और फीलिंग्स पर चलती है। ऑल आवर थॉट्स, इमोशंस एंड फीलिंग्स आर रिफ्लेक्टेड ऑन आवर फेस। जैसे कि हम अच्छे से जानते हैं, हम लोग अपने व्हाट्सएप पे भी वो स्माइली देखते हैं ना, यूज़ करते हैं ना, इमोटिकॉन जिसको बोलते हैं। अगर हम किसी पे गुस्सा हो जाते हैं तो चैट में गुस्सा वाला इमोजी भेज रहे हैं, अगर हमको हंसी आ रही तो हंसने वाला इमोजी भेज रहे हैं। क्यों भेजते हैं? क्योंकि हमारे जो इमोशंस है वो हमारे चेहरे पर उसी तरीके से दिख कर आते हैं। जब हम गुस्से होते हैं तो हमारा फेस बड़ा गुस्से में लाल हो जाता है, जब हम हंस रहे होते हैं तो अपनी पत्ती सी दिखाकर हंस रहे होते हैं, तो पता चलता है कि हम कितने खुश हैं, राइट। तो जो हमारे मन में है वही हमारे चेहरे पर साफ साफ झलकता है। हैप्पीनेस एंड लव आर इजीली रिफ्लेक्टेड इन अ पॉजिटिव मैनर ऑन अ फेस। तो जैसे मैंने आपको कहा, बत्ती सी दिखाकर हम हंसते हैं अगर हम बहुत ज़्यादा खुश होते हैं तो। फेस ऑफ अ पर्सन विद एंग्जाइटी शोज अनईजीनेस। अब एक इंसान जो बेचारा दुखी है, एंग्जाइटी से सफ़र कर रहा होगा, वो हमेशा उसके चेहरे पर क्या होगा, दिख कर आएगा कि ये बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं है। Some people try to keep their emotions under control and present a blank face। अब कुछ लोग ना बड़े मास्टर होते हैं, जिनको इमोशंस दिखाने नहीं होते ना कि मैं दुखी हूँ बहुत ज़्यादा, तो अपने इमोशंस को बड़ा कंट्रोल करके रखते हैं लोगों के बीच में कि अपना चेहरा एकदम ब्लैंक रखो, कोई पहचान ही नहीं पाए कि हम क्या कर रहे हैं, हम दुखी है या हम खुश है। ब्रिलियंट साइकोलॉजिस्ट कैन इमीडिएटली रीड द फेस एंड जज व्हाट इज गोइंग ऑन इन आवर माइंड। अब इसी के हिसाब से जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो बहुत अच्छे से पहचान जाते हैं कि किसी इंसान के मन में क्या चल रहा है उनके चेहरों को देखकर। ऑलवेज कीप काम एज फार एज पॉसिबल एंड लाइट अप योर सराउंडिंग्स विद अ हैप्पी एंड स्माइलिंग फेस। और इसी के साथ आपने कंक्लूड करते हुए ये भी कहा है कि हमेशा
काम रहो, हमेशा शांत रहो और अपने आसपास का एनवायरनमेंट, वातावरण आप इस तरीके से बना कर रखो कि आप भी खुश हो और आपके आसपास के लोग जो है वो भी खुश हैं। तो देखो कितने अच्छे से हमने इसको कंक्लूड किया है, एक्सपांड किया। पहले तो बता दिया प्रोवर्ब कहाँ से आया, इसका मीनिंग क्या है, और फिर आप धीरे धीरे बढ़ते गए, डिटेल में आपने अपने माइंड के बारे में, अपने फेस के बारे में, अपने इमोशंस के बारे में बताया। लास्ट में आपने कंक्लूड करके बोला कि क्योंकि चेहरा जो होता है वो आईना होता है आपके मन का, इसीलिए आप भी हमेशा खुश रहे ताकि लोग भी आपके आसपास के हमेशा खुश रहे और ऐसी हंसी खुशी वाला एनवायरनमेंट जो है वो बना रहे। अब इसके आगे की जो टॉपिक्स है, अ मैन विदाउट लिबर्टी इज अ बॉडी विदाउट सोल, और फिर उसके साथ साथ स्वीट आर द यूजेस ऑफ एडवर्सिटी, ये हमने किया है। तो इसका जो PDF है बच्चों वो आज आपके ग्रुप में आपको फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। तो इसी के साथ मैं विदा लेती हूँ आज के लेक्चर के लिए। हमारे जो कि था हमारे एक्सपेंशन ऑफ आइडियाज़, कंपेयरिंग हमने कर लिया है, स्पीच राइटिंग हो चुका है। प्रीवियस लेक्चर्स में जाइए और प्लीज़ जाकर चेक कर लो बच्चों, वहाँ आपको हमारे सारे लेक्चर्स जो है वो मिल जाएंगे। इसी के साथ आज का हमारा सेशन खत्म होता है बच्चों। मिलते हैं हम आपसे अपने अगले लेक्चर में, जहां पर हम करने वाले हैं सेक्शन 3 का क्वेश्चन नंबर 4D, जो कि आता है हमारा रिव्यू राइटिंग बाकी है, ब्लॉग राइटिंग बाकी है। तो ये सारी चीज़ें हम कंप्लीट करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन स्टे ट्यून्ड टू आवर चैनल। थैंक यू वेरी मच।